हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी पॉलिटी की क्लास में भाग 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें भाग 2 में नागरिकता आता है तथा जिसका अनुच्छेद 5 से 11 का विवरण जिसमें दिया गया है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं भाग 2 नागरिकता अर्थात जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 को हम देखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नागरिक कौन होता है। नागरिक राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, भारत का नागरिक कहलाता है। राज्य में दो तरह के लोग निवास करते हैं, जिसमें पहले हैं नागरिक और दूसरे हैं विदेशी। विदेशी भी दो तरह के होते हैं, पहले है मैत्रीपूर्ण विदेशी और दूसरे हैं शत्रुपूर्ण विदेशी। आइए अब देखते हैं नागरिक कौन होते हैं। नागरिक पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, जबकि विदेशी उन सभी का आनंद नहीं लेते हैं। आइए हम लोग मैत्रीपूर्ण विदेशी और शत्रुपूर्ण विदेशी के बीच में अंतर देखते हैं। सबसे प्रथम हम देखेंगे मैत्रीपूर्ण विदेशी। मैत्रीपूर्ण विदेशी का संबंध उन देशों से है जिनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दूसरा है शत्रुपूर्ण विदेशी। शत्रुपूर्ण विदेशी का संबंध उन देशों से है जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। यहाँ पे आपको चीज याद रखनी है, युद्ध चल रहा हो का मतलब कि भारत ऑफिशियली तौर पे उससे युद्ध उस समय लड़ रहा हो। इसमें हम लोग किसी दुश्मन देश, जिसको हम लोग जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इनसे अभी वर्तमान समय में युद्ध नहीं चल रहा है, तो ये हमारे मैत्रीपूर्ण विदेशी होंगे। परंतु जब पाकिस्तान या चाइना में से किसी से भी अगर युद्ध चल रहा होगा, उस दौरान वहाँ के जो नागरिक होंगे पाकिस्तान या चाइना के, वहाँ के नागरिक भारत में जब आएंगे तो वो शत्रुपूर्ण विदेशी होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। मैत्रीपूर्ण विदेशी नागरिकों की तुलना में शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त हैं। शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 22 अर्थात गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अर्थात जो शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिक होंगे उनको अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। सांसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। आइए अब आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं। आइए हम लोग देखते हैं लोग अर्थात जो नागरिक हैं, अर्थात जो भारत के नागरिक हैं, उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वैसे उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 15 में अधिकार, अनुच्छेद 16 में अधिकार। इसमें वे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ये वो मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 17 में अधिकार, अनुच्छेद 18 में अधिकार, अनुच्छेद 19 में अधिकार, अनुच्छेद 29 में अधिकार, अनुच्छेद 30 में अधिकार। विदेशी अर्थात मैत्रीपूर्ण विदेशी और शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार शत्रु देश को छोड़कर, अर्थात जो नागरिकों और विदेशी लोगों को दोनों को प्राप्त हैं, वो मौलिक अधिकार देखते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 20 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 21A के तहत अधिकार, अनुच्छेद 22 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 23 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 24 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 27 के तहत अधिकार और अनुच्छेद 28 के तहत अधिकार। आइए हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। अनुच्छेद 5, इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता का विवरण है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से
पलायन कर भारत आए हैं। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान को पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के तहत किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहीं होना का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का प्रावधान है। आइए सर्वप्रथम हम अनुच्छेद 5 को देखते हैं। अनुच्छेद नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में हो और संविधान के प्रारंभ से लोगों के लिए नागरिकता अर्थात 26 जनवरी 1950 नागरिकता के लिए निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, जिनमें पहली है जिनका भारतीय क्षेत्र में जन्म हुआ हो, दूसरा है जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ हो, और तीसरा है जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक सामान्य रूप से भारत का निवासी रहा हो। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 6 के अंतर्गत देखते हैं। अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आया हो, अर्थात वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था, और इसके साथ ही इन दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। जिसमें पहली शर्त है यदि ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका हो और अपने प्रवास के बाद से सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा हो, और दूसरा है ऐसे मामले में जैसे कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ हो और उसे भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा उस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया हो। 19 जुलाई 1948 ये वो डेट है जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट शुरू हुआ था नागरिकता को लेकर। आइए अब देखते हैं पंजीकृत पंजीकृत क्या है। किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से कम 6 महीने पहले भारत में रहा ना हो। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस स्थिति से भारत और पाकिस्तान के मध्य अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 7 के अंतर्गत की प्रावधान को देखते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में भारत लौट आए। पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से पहले 6 महीने के लिए भारत का निवास किया होना चाहिए। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। मूल रूप से उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित की नागरिकता से संबंधित है। पहली है भारत में अधिवासित व्यक्ति, पाकिस्तान से निर्वासित लोग। तीसरा है पाकिस्तान गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। चौथा है पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। पांचवा है वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा परंतु किसी अन्य देश में जाकर बस गया है तथा वहां की नागरिकता ले ली है, परंतु आजादी के बाद वह भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें भारत के फॉरेन ऑफिस में जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 9 के अंतर्गत देखते हैं। अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं होना। अनुच्छेद 10 का देखते हैं। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता।
प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के तहत नागरिकता प्राप्त हुई है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा नागरिकता को विनियमित किया जा सकता है। आइए अब अनुच्छेद 11 को देखते हैं। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करना। संसद में नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। आइए अब हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 को देखते हैं। अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955, इसके अंतर्गत भारत का नागरिक बनने के लिए आपके पास 4 प्रावधान दिए गए जिससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहली है जन्म से, दूसरी वंशानुगत से, तीसरी अधिसूचना से और चौथी है पंजीकरण से। आइए अब आगे देखते हैं। इस अधिनियम को निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था। अर्थात भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को कई बार संशोधन किया गया है। आइए हम देखते हैं कि कब कब इसमें संशोधन किया गया है। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, उसके पश्चात नागरिकता संशोधित अधिनियम 1992, उसके पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, तत्पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, तत्पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, उसके पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। संविधान के अनुसार इन 4 श्रेणियों में संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से वे भारतीय नागरिक बने। जैसे पहला है अधिवास, अर्थात भारत में वो रह रहे हैं। दूसरा है जो पाकिस्तान से भारत स्थापित हुए थे। तीसरा है भारत से पाकिस्तान को स्थापित हुए थे लेकिन वे लोग बाद में वापस आ गए। और चौथा है प्रवासी भारतीय। आइए अब हम आगे देखते हैं नागरिकता का त्याग और अधिग्रहण। अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार देखते हैं कि नागरिकता को क्या क्या त्याग और अधिग्रहण करने के क्या प्रावधान है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं नागरिकता का अधिग्रहण या नागरिकता प्राप्त करना। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण हेतु 5 प्रावधान करता है। आइए हम प्रावधानों को देखते हैं। नागरिकता का अधिग्रहण पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है अधिसूचना द्वारा और 5वां है देशीयकरण द्वारा। आइए हम लोग इसी तरह देखते हैं कि नागरिकता का त्याग के क्या क्या प्रावधान है, कितने तरीके से किया जाता है। जैसे पहला है त्याग से, दूसरा है समाप्ति से और तीसरा है अभाव से। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी। जन्म से 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जो जन्मे हैं उनकी नागरिकता के बारे में देखते हैं। व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता के बिना जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। अब 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा हो, व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जन्म भारत के नागरिक तभी माना जाएगा जब उनके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हों। जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उनके जन्म से के समय अवैध प्रवासी नहीं रहा हो। अर्थात यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि माता पिता में से अगर एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध तरीके से भारत में आके बसा हो, उनसे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वहीं पे अगर एक भारत का नागरिक है और एक कागजों के साथ भारत मतलब सरकार से परमिशन लेके भारत में रह रहा हो और जिसने नागरिकता के लिए आवेदन किया रखा हो, उनसे और एक भारत के नागरिक से जो संतान की प्राप्ति होगी वह भारत का नागरिक जन्म से ही माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत में मौजूदा विदेशी राजनीतिज्ञ और शत्रुपूर्ण विदेशी जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। वह दूसरा है वंशानुगत द्वारा। आइए देखते हैं 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत के बाहर जन्म, यदि व्यक्ति के पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे तो उन्हें वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। भारत के बाहर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद जन्मा हो अगर उनकी नागरिकता
यदि व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 से भारत के जो बाहर है उनका, ऐसे में वह व्यक्ति वंशानुगत से भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत ना हो। अर्थात अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरे देश में जन्मा हो, किसी का मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो अगर, तो उनको जन्म के 1 वर्ष के अंदर अगर उस व्यक्ति को, अपने बच्चे को भारत का नागरिक बनाना है तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे को भारत के जो वाणिज्य दूतावास में है वहां पे उसका पंजीकरण कराना होगा, या केंद्र सरकार की अनुमति से उक्त अवधि की समाप्ति के बाद उसका जन्म हुआ हो। अर्थात अगर आप किसी कारणवश 1 वर्ष के भीतर आपने उसका पंजीकरण नहीं कराया है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके 1 वर्ष बाद भी, मतलब 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आप पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए हो। तीसरा देखते हैं, पंजीकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर नागरिक नहीं है और निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित है, नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें पहला है, मूल भारतीय नागरिक होने की स्थिति में व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत में समान रूप से निवासी हो, व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में स्थानांतरित निवासी हो, मतलब साधारणतः निवासी हो, किसी दूसरे देश में निवासी हो, मतलब वहां के नागरिकता लिए हो, भारतीय नागरिक से शादी करने की स्थिति में व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी हो। नाबालिग बच्चों की स्थिति में नाबालिग बच्चों के माता पिता जो भारत के नागरिक हों, माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना। कोई व्यक्ति जो पूर्ण और क्षमता के आधार पर और इसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। कोई व्यक्ति जो पूर्ण और क्षमता का व्यक्ति है जो या उसके माता पिता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 1 वर्ष के लिए भारत में रह रहा हो। अधिसूचना द्वारा नागरिकता उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिनका कोई भारतीय वंश नहीं है, लेकिन वह लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात इसमें वो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा होते हैं जिनका कोई भी वंश भारतीय वंश से संबंधित नहीं है, जिनके माता पिता दादा दादी भारतीय मूल के नहीं हैं, परंतु वो भारत की नागरिकता चाहता है और वो भारत में लंबे समय से रह रहा हो, तो वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता बन सकता है। कोई व्यक्ति अधिसूचना द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है और वह सामान्य रूप से 12 वर्षों, आवेदन की तिथि से पहले के 12 महीने और कुल मिलाकर 11 वर्ष के लिए भारत के निवासी हो। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि वह नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। देशीयकरण से यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उसे क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। आइए हम लोग नागरिकता का त्याग देखते हैं। नागरिकता का त्याग 3 माध्यमों से होता है, जिसमें पहला है स्वैच्छिक त्याग,
अर्थात यह एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ देता है। यह प्रावधान कुछ शर्तों के अधीन है। दूसरा है बर्खास्तगी। यहाँ कानून के संचालन द्वारा होता है। जब एक भारतीय नागरिक इस स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। वंचित किया जाना अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करने के आरोप में भारत सरकार द्वारा पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त करता है। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसने गलत कागज, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। परंतु आपको ये भी याद रखनी है कि भारत में नागरिकता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र भारत की नागरिकता आपको प्रदान नहीं करता, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासपोर्ट हो, ये आपकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करते हैं। जिसको लेके अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि पासपोर्ट किसी भी तरह का भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। सभी के लिए समान नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत दोहरी नागरिकता के विचार को खारिज करता है जिसका इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है। भारत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता और समान नागरिकता का पालन करता है। भारत में नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं। यदि कोई अलग राज्य, यहाँ कोई अलग राज्य की नागरिकता नहीं। भारतीय संविधान सभी के लिए अखिल भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। संविधान में सभी नागरिकों के लिए नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अपवाद हम देखते हैं। अनुच्छेद 15 के तहत संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ निवास के आधार के बजाय धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। राज्य उन मामलों में विशेष लाभ प्रदान कर सकता है या अपने निवासियों को वरीयता दे सकता है जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं है। अनुच्छेद 16 है, देखते हैं। अवसर की समानता, लेकिन निवास कुछ रोजगार और नियुक्ति के लिए शर्त हो सकता है, जैसे राज्य पीसीएस परीक्षा में निवास अधिमान्य कोटा। अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड डी और ई, आंदोलन की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिबंध। पारिभाषिक संबंध को देखते हैं। गैर निवासी भारतीय एनआरआई, इसमें वे भारतीय नागरिक शामिल हैं जो आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, कोई व्यक्ति जो या उस जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था और वर्तमान में उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर रखी है। और जो तीसरे हैं भारतीय विदेशी नागरिक अर्थात ओसीआई। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। आइए अब हम लोग अनिवासी भारतीय एनआरआई अर्थात गैर निवासी भारतीयों के बारे में हम जानकारी देखते हैं। भारत का नागरिक जिसने 6 महीने से अस्थायी रूप से दूसरे देश में प्रवास कर रखा है। कोई भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत से बाहर रहता है और भारतीय पासपोर्ट धारक है। किसी व्यक्ति को गैर निवासी भारतीय एनआरआई तब माना जाता है यदि वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में नहीं रहता है, या यदि उस वर्ष में से पहले के 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और उस वर्ष में 60 दिनों से कम समय के लिए भारत में मौजूद है। ये दूसरा देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अर्थात पीआईओ कार्ड। एक व्यक्ति पीआईओ कार्ड के लिए पात्र होगा यदि वह पहला है भारतीय मूल का व्यक्ति है और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक है, अर्थात वह भारतीय मूल का है परंतु उसके पास पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान इन
देशों की नागरिकता नहीं है। दूसरा है, क्या आपने किसी अन्य समय में पासपोर्ट रखता है या भारत का नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति का जीवन साथी है। पीआईओ कार्ड धारक 15 वर्षों के लिए मल्टीपल एंट्री फीचर के साथ भारत में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड, इसको देखते हैं। ओसीआई कार्ड उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख को या उसके बाद भारतीय नागरिक थे। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं है। एक ओसीआई कार्ड धारक के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। एनआरआई और ओवरसीज इंडिया के पास मतदान देने का अधिकार होता है। ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक। ओसीआई कार्ड भारत आने के लिए एक बहुउद्देशीय बहुप्रवेश आजीवन वीजा नहीं है। ओसीआई कार्ड वाले व्यक्तियों को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों में एनआरआई के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं हाल के परिणाम। असम का विवाद। असम ने सन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में अवैध प्रवास का अनुभव किया, जिसके कारण अखिल असम भारतीय छात्र संघ एएसयू द्वारा अवैध प्रवासी लोगों को निकालने के लिए 6 वर्ष लंबा आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में एनआरसी को नवीनीकरण किया गया और 1951 के बाद आए अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालने की मांग की गई। अवैध अप्रवास के खिलाफ असम आंदोलन ने धीरे धीरे 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते को जन्म दिया था। सन 1985 में असम समझौते पर केंद्र और असम सरकार अखिल असम छात्र संघ एएसयू और अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। 25 मार्च 1971 को भारत के पूर्व में अवैध प्रवासियों के निर्वाचन के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ। इस समझौते ने असम आंदोलन को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को लागू करना बाकी है, जिसने अभी भी कुछ उलझने पैदा की हुई हैं, जिसमें समझौता रिकॉर्ड का खंड 6। इसमें कहा गया है कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय जो उपयुक्त हो सकते हैं प्रदान किए जाएंगे। समझौते के तहत 14 सदस्यीय कमेटी स्थापित की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने असम समझौते की खंड 6 के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में असमिया लोगों की परिभाषा का प्रस्ताव दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली यह 14 सदस्यीय समिति 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद स्थापित की गई थी। समिति की रिपोर्ट असमिया की परिभाषा। इस रिपोर्ट में खंड 6 को लागू करने के लिए जनवरी 1951 को असम में रहने वाले किसी भी भारतीय को असमिया के रूप में परिभाषित करने के लिए इस स्थिति को प्रस्तावित किया है। असमिया कास्ट आरक्षण। इस रिपोर्ट में सांसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों में असमिया के लिए आरक्षण की मांग की गई है। विधान परिषदों में आरक्षण। इस रिपोर्ट में उच्च सदन असम की विधान परिषद बनाने की सिफारिश की गई है, जिसकी सीटें असमिया लोगों के लिए आरक्षित होंगी, बाहरियों के लिए विनियमन। इस रिपोर्ट में अन्य राज्यों के लोगों को असम में प्रवेश के नियमन की सिफारिश की गई है, जिसमें राज्य में इनर लाइन परमिट ILP व्यवस्था का कार्यान्वयन शामिल है। अन्य अधिकार को देखते हैं। इस रिपोर्ट में भूमि से संबंधित भूमि अधिकार, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार और राज्य के संसाधनों और
जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दों पर बात की गई है। आइए अब हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देखते हैं क्या था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। मुख्य बातें, नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेजी गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले इन 6 गैर दस्तावेजी गैर मुस्लिम समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई हैं। इस अधिनियम में विशेष आधार पर केंद्र सरकार OCIS का पंजीकरण रद्द कर सकती है। इस अधिनियम के अपवाद, यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है। वहीं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं। CAA से जुड़ा विवाद, विशेष समुदाय को लक्षित करना, इसमें प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर और मुस्लिम नागरिकों को फायदा होगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। असम समझौते का विरोध, 1985 के असम समझौते में कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, को निर्वासित कर दिया जाएगा। समानता का अधिकार, यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को धर्म के आधार पर, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। क्षेत्रीय भेदभाव, इस अधिनियम में श्रीलंका के तमिल और म्यांमार से हिंदू रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।